नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। और अब आप देखना शुरू करेंगे आज का लल्लन टॉप वीडियो। वीडियो में आपको खुशियां मनाते नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं। खुशियां मनाते ये लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जश्न कर रहे हैं। और ये वीडियो है कहां का? गैरसैंण का। याद कर लीजिए, ये जीके का सवाल बन गया है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 मार्च को जब बजट पेश हुआ तब भाजपा शासित इस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया। अब उत्तराखंड के पास 2 राजधानियां हैं, अस्थायी राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। इसका इतिहास जाकर पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली से जुड़ता है। ये इलाका कहाँ है? ये कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला इलाका है, राज्य के बीच में पड़ता है। इसलिए इसे स्थायी राजधानी बनाने की मांग लगातार होती रही है। लोग कह रहे हैं कि तभी राज्य का अच्छे से विकास होगा। गैरसैंण एक भावनात्मक मुद्दा भी है और बुनियादी मांगों का पर्याय भी, और इसलिए सरकारें गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाकर खानापूर्ति करती नजर आई है। एक धड़ा अब भी इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के खिलाफ है, स्थायी राजधानी की मांग कर रहा है। कई विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रदेश खुद कर्ज की मार झेल रहा है, ऐसे में 2 राजधानियां मेंटेन रखना कहाँ की समझदारी है। पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब ये विपक्ष पक्ष था तब इसने क्या किया। बात ये भी हो रही है कि राजधानियां कितनी भी बढ़ा लीजिए, लेकिन राज्य को असल में विकास चाहिए। कोई कह रहा है आंदोलनकारियों की भावनाओं से खिलवाड़, पर कोई कह रहा है कि भाजपा ने पहला कदम तो उठा ही लिया। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, इस पर सरकार ने ब्याज की दर घटा दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65% थी, अब इसे घटाकर 8.50% कर दिया गया है। मिसाल के लिए अगर पेंशन फंड में आपके 10,000 रुपए हैं तो पहले इस पर 865 रुपए का ब्याज मिलता, लेकिन अब 850 रुपए मिलेंगे, यानी 15 रुपए की चुंगी लग गई। आप कहेंगे इससे क्या बिगड़ेगा? हम आपको बता दें कि ये जो 15 पॉइंट की कटौती है, 0.15 की कटौती है, इससे 6 करोड़ लोगों पर असर पड़ता है। दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ताहिर ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया, सुनिए। 24 तारीख की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता किस तरह का भी, लेकिन ये जितनी भी वारदात है, ये खतरनाक वारदात जो हुई है, जो भी वहाँ सामग्री दिखी है, जो भी वहाँ पे डेथ हुई है, वो सब 25 तारीख की हैं। और मैं 24 तारीख को ही वहाँ से 11 बजे पुलिस को अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर करके चला गया था वहाँ से। कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है पूरा कि मेरे साथ जो है निष्पक्ष जांच होगी और मैं बेकसूर बेगुनाह साबित होऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। ताहिर ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन जज विशाल आहूजा ने अपने फैसले में कहा कि यह सरेंडर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर को राउज एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार किया। पुलिस ताहिर से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली है। ताहिर से पूछताछ में उन वीडियोस पर सवाल पूछे जाएंगे जिसमें ताहिर अपने घर की छत पर नजर आ रहे हैं। इस बीच ताहिर के खिलाफ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाने में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। गोली लगने से घायल अजय गोस्वामी ने अपनी तहरीर में कहा कि ताहिर के घर से गोलियां और पेट्रोल बम चल रहे थे। तीसरी सुर्खी आई लोकसभा से, जहां चौथे दिन भी दिल्ली हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के चलते बात इतनी बढ़ गई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 सांसदों को इस सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया। कौन है ये 7 सांसद? गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, बेनी बेहनन, मणिक्कम टैगोर, राजमोहन उन्नीथन और गुरजीत सिंह औजला। स्पीकर का काम होता है सदन को सुचारू रूप से चलाते रहना। कई बार इसमें बाधा आती है और तब स्पीकर के पास कार्रवाई का अधिकार भी होता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का नियम 373 कहता है कि स्पीकर की राय में अगर किसी सदस्य का आचरण अमर्यादित हो तो उसे तुरंत सदन से निकालने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे सदस्य को दिन भर सदन से बाहर ही रहना होता है। जो सदस्य इतने पर भी न माने, उनके लिए 2 और नियम है 374 के तहत। पहला, स्पीकर ऐसे किसी सदस्य का नाम लेकर बता सकते हैं जो लगातार आसन की गरिमा और सदन के नियमों की अवहेलना करे। और दूसरा, ऐसा सदस्य जिसका नाम ले लिया गया हो, उसे लेकर अगर कोई प्रस्ताव आए तो स्पीकर सदन के समक्ष ये सवाल रख सकते हैं कि क्या इस सदस्य को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए।
ऐसे निलंबन को सदन एक नया प्रस्ताव कराकर वापस भी ले सकता है। 374 के तहत निलंबित सदस्य को सदन के परिसर से तुरंत बाहर निकाला जाता है। 374A यह भी एक नियम है। यह तब लागू होता है जब कोई सदस्य लगातार और जानबूझकर सदन के अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाए। इसी इलाके को वेल कहते हैं। ये वहां पर जाकर हल्ला करे, नारा लगाए, सदन की कार्रवाई में बाधा डाले। अगर स्पीकर ऐसे सदस्यों के नाम ले चुके हो तो ये अपने आप बचे हुए सत्र या फिर 5 दिन, इनमें से जो भी कम हो, उसके लिए निलंबित हो जाते हैं। सदन एक प्रस्ताव पास कराकर ये निलंबन वापस ले सकता है। स्पीकर जैसे ही इन सदस्यों के निलंबन की घोषणा करते हैं, इन सदस्यों को तुरंत सदन परिसर को छोड़ देना होता है। स्पीकर किसी सदस्य को निलंबित तो कर सकते हैं, लेकिन निलंबन वापस लेने की शक्ति सदन के पास होती है। माने इसके लिए प्रस्ताव पास करना होगा। और ये सभी नियम लोकसभा से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में अनुशासन के लिए अलग नियम है। स्पीकर ओम बिरला लगातार विपक्षी सांसदों को चेतावनियां दे रहे थे। आज जिन लोगों को सस्पेंड किया गया, वे स्पीकर की कुर्सी के नजदीक आकर नारेबाजी कर रहे थे, पोस्टर दिखा रहे थे। निलंबन के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह स्पीकर का नहीं, सरकार का फैसला है। सवाल किया कि यह कैसी तानाशाही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि ये अनुशासनहीनता और अहंकार की ऊंचाई पर पहुंच गए लोग हैं। उन्होंने लोकसभा में कागज के कुछ टुकड़े सीधे स्पीकर की कुर्सी पर फेंकने के कर्तव्य को बताया और फिर कहा कि ये निंदनीय और माफी के योग्य नहीं है। अब चौथी सुर्खी ये क्रिकेट से जुड़ी है। अपनी विमेंस T20 टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टीम को आज इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल खेलना था। बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं था। भारत अपने ग्रुप में टॉप पर रहा, सारे चारों मैच जीते, इसलिए फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 5 रनों से हराया। यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारी ऑस्ट्रेलिया से टक्कर होगी। फाइनल के दिन बारिश से दिक्कत ना हो, इसलिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखा है। और आपको बता दें कि टूर्नामेंट का पहला मैच भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जिसमें हमारी लड़कियों की फिरकी का ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के पास कोई जवाब नहीं था। हम उसमें विजेता बने थे। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है। आखिरी सुर्खी बिहार चुनाव से जुड़ी है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। शहाबुद्दीन सीवान सीट से 4 बार सांसद रहा है। आप पूछेंगे इसमें सुर्खी क्या है? सुर्खी इस फैसले में छिपा टोकनिज्म है। इससे पहले कि कोई कहे कि ये नई राजद है, शहाबुद्दीन बाहर हुआ है, लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब, उनको आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल गई है। कई लोगों ने कहा कि और जो पद के दावेदार थे, जैसे शिवानंद तिवारी या रघुवंश बाबू, उन दोनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इसके अलावा लालू के 2 राजनीतिक वारिस मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी इसमें हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में बात करेंगे निर्भया के दोषियों की, जिनके नाम पटियाला हाउस कोर्ट से एक बार फिर डेथ वारंट जारी हुआ। फांसी की नई तारीख और समय आया है 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे। इस बार के डेथ वारंट के बाद तमाम हथकंडों पर अंततः पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि चारों दोषियों के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ना कोई रिव्यू पिटीशन बची है, ना कोई क्यूरेटिव पिटीशन, ना दया याचिका। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद भी 14 दिन मिलने की जो मियाद होती है, 20 मार्च तक वो समय भी निकल जाएगा। अब कोई भारत की न्याय व्यवस्था पर यह सवाल नहीं उठा पाएगा कि उसने कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने के मौके नहीं दिए। लेकिन दोषियों के वकील इतनी रियायतों के बाद भी नाखुश हैं। मैं जानना चाहता हूं मीडिया प्रेशर में भारत के संविधान के रहते हुए कितनी बार आप फांसी दोगे, कितनी बार मारोगे लोगों को? ये आतंकवादी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं, जेल में संभल रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं। जेल में रह के आपकी आवाजें, आपकी चीखें ये बता रही है कितना प्रेशर है। ये चौथा डेथ वारंट जारी किया है, जो 20 तारीख को 5:30 बजे के लिए दिया गया, 20 मार्च के। लीगल रेमेडी अभी बची हुई है अक्षय की। आपने देखा कोर्ट में, आपने देखा कोर्ट में देखा अक्षय की मर्सी पिटीशन जेल में रिसीव कराई। कोर्ट ने पूछा कि जेल में मर्सी पिटीशन अक्षय की है। जेल ने कहा हाँ है। राष्ट्रपति भवन की रिसीविंग दिखाई कि मर्सी पिटीशन रिसीविंग है दिखाई, और उसके बाद वो साइलेंट है, वो बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल वो चुप हैं। हमारी मर्सी पिटीशन के आर्टिकल 72 को आप खत्म करना चाहते हैं,
कोर्ट हमें ये कहती है कि आप आग से खेल रहे हैं, ये आपके लिए परिणाम गलत होंगे, इसका मतलब मुझे डराया जा रहा है, मुझे भयभीत किया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मेरा हरासमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी अधिकार प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल कोर्ट ने इसमें 20 मार्च नेक्स्ट चौथा, कितनी बार मारोगे? 4 बार आप डेथ वारंट दे दे के मार चुके हो, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे चुके हो, आप उनकी जुडिशियल मर्डर कर रहे हो, जुडिशियल किलिंग कर रहे हो। क्या लीगल रेमेडीज हैं? संविधान में प्रावधान है 1 से बाद सीआरपीसी कहती है 1 से अधिक नहीं मार सकते। आप इतनी बार मार चुके, इतनी बार हत्या कर चुके, जुडिशियल किलिंग मत कीजिए, स्टेट द्वारा प्रायोजित मर्डर मत कीजिए। भले एपी सिंह कहने के लिए कह रहे हो कि दोषियों को कितनी बार फांसी दी जाएगी, सच वो भी जानते हैं कि उन्हें फांसी देने के आदेश हुए थे, फांसी नहीं हुई थी। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जहां निर्भया की मां खड़ी है। सुनिए उन्होंने आज के फैसले के बाद क्या कहा। मर्सी खारिज हो गई चारों की। फाइनली आज चौथा बार डेट वारंट जारी होगा, तो अब उम्मीद करते हैं ये डेट फाइनल हो, उसी डेट पे इनको फांसी हो और निर्भया को इंसाफ। क्योंकि हर कोशिश यही रहती है या डेट वारंट ना निकले या डेट को पोस्टपोन कराओ। हर चीज का एक अंत होता है और अब उनकी कोई रेमेडी नहीं है चारों में से। तो फाइनली अब नया डेट वारंट जारी हुआ है, अब उसी डेट पे इनको फांसी होगी। फिर भी जब तक उनको फांसी नहीं होती है तब तक हम हर पल तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी फांसी नहीं होगी तब तक एक एक नया पैंतरा करेंगे, लेकिन फांसी पोस्टपोन हो ऐसी उनकी कोई सरकारी। लेकिन एक पेच अब भी है जिसकी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग अलग फांसी देने की याचिका लगी है। याचिका लगाई है केंद्र और दिल्ली सरकार ने। इस याचिका पर सुनवाई 23 मार्च तक के लिए टाल दी गई है, यानी फांसी के 3 दिन बाद तक के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकारी वकीलों ने बताया कि अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दूसरी याचिका लगा दी है जो अब तक पेंडिंग है, इसलिए मामला उलझ सकता है। इसलिए चारों को एक साथ नहीं तो कम से कम 2 को साथ में फांसी देने का आदेश दे दें। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च की दोपहर 3 बजे तक के लिए टाल दी। ये भी कहा कि इस बीच अगर फांसी हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, हम कानूनी प्रश्न पर विचार करेंगे। अब देखना है कि सुनवाई की आड़ में क्या दोषी और भी बचने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप शो में अब समय है क्रिप्टो करेंसी पर बात करने का। आपने ये नाम नहीं सुना? बिटकॉइन सुना है? वही समझ लीजिए मोटा माटी। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का फैसला पलट दिया। अब क्रिप्टो करेंसी से लेन देन से रोक हट गई है। हुआ क्या था? 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया। उसको लगा कि बैंकों के बैंक यानी कि हम, कौन सा पैसा चलेगा कौन सा नहीं ये हम तय करेंगे। फिर ये क्रिप्टो करेंसी हमारी मर्जी के बिना कैसे चल रही है? तो उसने कहा कि सारे बैंक, सारे संस्थान जो हमारे हाथ के नीचे चल रहे हैं वो वर्चुअल करेंसी में लेन देन नहीं करेंगे। क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सीधे आप पूछ सकते हैं कि साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। कहीं ये वो नोट तो नहीं जिनमें चिप लगी है? किसी नोट में चिप नहीं लगी है। क्रिप्टो ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने और दिखाई ना दे। ये क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल से बंधी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। हमारे पास नोट या सिक्का होता है, हम उसे छू सकते हैं, उसमें एक श्योरिटी लिखी होती है, धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी छू नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। इसका ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी के नियमों के हिसाब से होता है। एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या बही खाता होता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। उसी बही खाते पर किसका कंट्रोल नहीं होता, इसलिए गड़बड़ी भी नहीं की जा सकती। सब कुछ वेरीफाइड, पक्का। जिस बिटकॉइन का आपने नाम सुना है वो क्रिप्टो करेंसी का सबसे शुरुआती और सबसे सफल प्रकार है, यानी कि वो एक किस्म की क्रिप्टो करेंसी है। जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई तो IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो घबरा गया। उसने कहा हमारे मेंबर तो ट्रांजैक्शन ही क्रिप्टो करेंसी से करते हैं, हमारा क्या होगा? वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी तक मामला सुना, फिर अपना फैसला सुरक्षित रखा और 4 मार्च को रोक हटाने का फैसला सुना दिया। कहा कि कानून ही नहीं है ऐसा, तो आरबीआई के पास ऐसे प्रतिबंध लगाने की शक्ति कहां से आई? आप पूछेंगे आरबीआई का पक्ष क्या था? आरबीआई का कहना था कि प्रतिबंध सही है, हम ट्रांजैक्शन के इस तरीके को सही नहीं मानते, इसलिए रोक लगा रहे हैं ताकि पूरे देश में ट्रांजैक्शन का सिस्टम खतरे में ना पड़े।
आरबीआई ने जब रोक लगाई थी तब भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का डर बताया था। बाकी आरबीआई का डर अपनी जगह जायज़ है। दुनिया की तमाम सरकारें और देश इस बात से डरते हैं कि ये नई किस्म की करेंसी उनकी करेंसियों को खा ना जाए, पारंपरिक मुद्रा की जगह न ले ले, और इसलिए सरकार 2019 में बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल का मसौदा लाई थी। इसमें क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने पर 10 साल की जेल की सजा की बात कही गई थी। अगर ये कानून बन जाता है तो देश में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, ये भी समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। बीते दिन हमने आपको बताया था कि देश में कोरोना वायरस के 28 कंफर्म्ड केस सामने आए हैं। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संसद में बोल रहे थे। बताया कि आंकड़ा 29 का हो गया है। बाकी मंत्री जी को आप खुद सुन लीजिए। A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. The ever increasing magnitude of this outbreak globally calls for a concerted effort by not only health but all sectors of the government. Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. इस बीच कई और राज्यों से संदिग्ध सामने आए हैं, जिसके चलते डर बढ़ा है। और इसी डर के चलते दिल्ली सरकार ने सारे प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। दिल्ली के बाद बढ़ते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक राजधानी की तैयारियों का जायजा बताया। इस बीच राजधानी दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर यानी कि हाथ की सफाई वाला द्रव्य, उसके लिए लोगों की मारामारी दिखी। बाजार से मास्क गायब हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो ब्लैक मार्केट के दाम से भी ज़्यादा हैं। 20 रुपए की कीमत वाला मास्क 250 रुपए तक का मिल रहा है और सैनिटाइजर ईद का चांद हो गया है। मास्क वाली एक खबर बंगाल से भी आई वैसे, लेकिन राजनीति में लिपटकर यहाँ बीजेपी ने मास्क बांटना शुरू किया और ये अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी अच्छा काम करती हैं तो पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान को ध्यान में रख के करती हैं। इसलिए बीजेपी ने जो मास्क बांटे उन पर लिखवा दिया सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन मोदी जी, यानी मोदी जी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाइए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, कई लोगों ने तारीफ की, कई लोगों ने ट्रोलिंग की। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी ने मास्क बांटे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री के नाम को जोड़ने का क्या मतलब। कई ने कहा कि क्या केंद्र सरकार सक्षम है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर सब तरह की बातें कही जाती हैं। फिर ये बात भी हुई कि ये मास्क N95 मास्क तो नहीं है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए N95 मास्क को सबसे ज़्यादा असरदार बताया जाता है। क्या है खासियत इस मास्क की कि कम से कम 3 परतें होनी चाहिए। आप भी इस बात को याद रखिएगा। बाकी लल्लन टॉप पर हम लगातार कोरोना वायरस को लेकर जो भी अवेयरनेस की जानी चाहिए, हाथ कैसे धोएं, सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करें, घर में कैसे बनाएं, मास्क कैसा इस्तेमाल करें, बिना मास्क के भी हो तो कैसे चलें, इसको लेकर लगातार वीडियो कर रहे हैं। समय निकाल कर वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि जान है तो जहान है और जान रहेगी। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर लेकिन बहुत ज्ञान दिया जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इस पर लोग एक्सपर्ट के माफिक ज्ञान की बाल्टियाँ उड़ेल रहे हैं। और व्हाट्सएप तो है ही घर का वैद्य। मतलब एक आम हिंदुस्तानी का मोबाइल इस समय छोटा मोटा मोहल्ला क्लिनिक बन गया है। लेकिन इस क्लिनिक में सब बातें सही नहीं आ रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज इसी पर मिथ बस्टर करते हैं। अभी क्या क्या बातें आ रही हैं। कोई डॉक्टर विजय शंकर मिश्र हैं, ऐसा व्हाट्सएप पढ़कर लगता है। उनका एक लंबा चौड़ा मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा है कि यज्ञ में जावित्री की आहुति से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। मैसेज में कहा गया कि प्लेग जैसी भयंकर महामारी से जब यूरोप में लाखों लोग मर रहे थे, तब भारत में जावित्री के यज्ञ में आहुति से प्लेग से बचाव हुआ। जो जावित्री नहीं जानते उनको हम बता दें, ये एक मसाला है। जावित्री, जायफल के बीज के लाल छिलके को जावित्री कहते हैं। वायरल मैसेज में जावित्री की खूबियां पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जावित्री का हिमायती हूँ भोजन के लिए, क्योंकि ये एक मसाला है। यज्ञ हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। लेकिन ये जो प्लेग वाली बात है ये सत्य नहीं है। जब भी हमने ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा है तो पढ़ा है कि पुणे समेत कितनी जगह पे प्लेग का प्रकोप फैला और कैसे हजारों लाखों लोग उसके चलते मरे। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक लोगों की मान्यता से जुड़ी है, एक बीमारी से जुड़ी है। इनको जोड़ना दुरुस्त नहीं है। ना मैसेज भेजने वाले का अता पता और ना मान्य डॉक्टरों के पास
इसका कोई प्रमाण और इसलिए उन्होंने इसको सही नहीं बताया। इसके अलावा फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है। इसमें क्या लिखा है? 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, 1 फूल जावित्री का, इन सब की कपड़े की पुड़िया बनाएं और हमेशा अपने पास रखें। कोरोना तो क्या, कोई वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हो सके तो 5 लोगों को सेंड करें। हमने खोजा तो फिर नजर आया किसी डॉक्टर या किसी संस्थान ने ये उपाय नहीं सुझाया है। लौंग इलायची पसंद है, चाय में डालिए, और पसंद है गाना सुनिए, लेकिन वायरस को इतने हल्के में मत लीजिए। इन सब के बीच एक विकट वायरल है। क्या है ये चीज़ वायरल? आर्सेनिकम एल्बम 30 नाम की दवा की एक शीशी। इसके साथ मैसेज वायरल है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए इस दवा का सेवन करने की बात कही है। इसके चक्कर में कल राजस्थान विधानसभा में झगड़ा हो गया। पीठ पर भाजपा के विधायक बैठे थे, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को टोक दिया और फिर मुखामुखम शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने गलत बात फैला दी। आयुष मंत्रालय की 29 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें इस दवा का नाम बताया गया था। फैक्ट चेक करती है एक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़। उसने खोजा तो कहीं कोई स्टडी नहीं मिली जिसमें कोरोना वायरस और आर्सेनिकम एल्बम 30 का नाता हो, बल्कि कोरोना वायरस और किसी भी होम्योपैथी वाली दवा का रिश्ता बताने वाली कोई स्टडी नहीं मिली। फैक्ट चेकर्स पर आजकल संदेह किया जाता है, इसलिए हमारी मत सुनिए। अगर नहीं सुननी है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनकी 4 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई टीका, कोई दवा नहीं बनी है। बाकी वो बातें तो हैं ही कि हमें साल भर अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखना चाहिए और उसके लिए दवा, तुलसी, वो आसन, जो कुछ भी करना है वो करना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक और मैसेज क्या मिला? हर साल फार्मा कंपनियां ऐसे वायरस खुद बनाती हैं और लोगों को मरवाती हैं और फिर मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन या दवाओं का बड़ा बाजार मंदी के दौर में भी एकदम से खुल जाता है। दवा कंपनियों की इस वाली साजिश से बचने का अचूक उपाय मैसेज में ही बताया गया है। क्या है ये उपाय? इसके लिए गौमूत्र अर्क या उत्तम ताज़ा गौमूत्र या हल्दी का सेवन करते रहेंगे तो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौमूत्र का सेवन वायरस से बचाएगा। इस वाली सलाह पर हमें कुछ नहीं कहना, कहेंगे तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। गौमूत्र को लेकर आयुर्वेद की अपनी एक सोच है, बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन कोरोना वायरस का इससे बचाव होगा ये कहीं पुष्ट नहीं होता है। आयुर्वेद वाले भी कहते हैं कि जो गौमूत्र है वो बिना फिल्टर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और आयुर्वेद में जहाँ ये इस्तेमाल होता भी है वो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। एक मैसेज और वायरल हो रहा है। गिलोय के तने को चबाते हुए रस निगल लें, तुलसी की पत्तियों को पीसकर शहद, शुद्ध शहद में मिला लें, इसके बाद कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात सत्य नहीं है। तुलसी को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सत्य है। यही बात गिलोय पर भी लागू होती है, लेकिन ये कोरोना की दवा नहीं है। हम एक बार फिर आपको बता दें, कोरोना वायरस की दवा अभी तक नहीं बनी है। बातें ये भी चल रही कि नॉनवेज खाने से वायरस फैल सकता है। इस दावे पर हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का अभी तक ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाया जा सकता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वही खाएं जो खाते हैं। जो नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके लिए पालक जिंदाबाद। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अब वक्त है चला चली का और वक्त है एक कहानी सुनाने का। ललन टॉप कहानी लटक, ये जेल की कहानी है। इस कहानी को और दूसरी कहानियों को अगर आपको पढ़ना है तो पहुंचिए इंस्टाग्राम पर और खोजिए लटक, या फिर टाइप कर सकते हैं latak.lalantop और आपको सब कहानियां मिल जाएंगी। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो latak.lalantop@gmail.com पर भेज सकते हैं। अब इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।